नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल अभिव्यक्ति में आप सबका स्वागत है। बहुत लंबे गैप के बाद आज फिर से एक स्टोरी डाल रही हूँ। स्टोरी का नाम है चिंता। आइए सुनते हैं इस कहानी को। पद्मजा उस दिन घर पर अकेली गुमसुम बैठी थी। पति संपत कैंप पर थे तो बेटा उच्च शिक्षा के लिए पड़ोसी प्रदेश में चला गया और बेटी समीरा शादी करके अपने ससुराल चली गई। बेटी के रहते पद्मजा को कभी कोई तकलीफ महसूस नहीं हुई। वह बड़ी हो जाने के बाद भी छोटी बच्ची की तरह माँ का पल्लू पकड़े पीछे पीछे घूमती रहती। एक अच्छी सहेली की तरह वह घरेलू कामों में पद्मजा का साथ देती। यहाँ तक कि वह एक सयानी लड़की की तरह माँ को यह समझाती कि किस मौके पर कौन सी साड़ी पहननी है और किस साड़ी पर कौन से गहने अच्छे लगेंगे। ससुराल जाने के बाद समीरा अपनी सूक्तियाँ पत्रों द्वारा भेजती रहती, जिन्हें पढ़ते समय पद्मजा को ऐसा लगता मानो बेटी सामने ही खड़ी हो। उस दिन पद्मजा बड़ी बेचैनी से डाकिये की राह देख रही थी और मन में सोच रही थी कि जाने क्यों इस बार समीरा को चिट्ठी लिखने में इतनी देर हो गई। इस बार क्या लिखेगी वह चिट्ठी में? क्या वो माँ बन जाने की खुशखबरी तो नहीं देगी? वैसे खबर की गंध मिल जाए तो मैं अगले ही क्षण वहाँ साड़ी फल फूलों के साथ पहुँच जाऊंगी। तभी डाकिया आया और उनके हाथ में एक चिट्ठी दे गया। पद्मजा की उत्सुकता बढ़ गई। चिट्ठी खोलकर देखा तो उनके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। कारण चिट्ठी में केवल 4 ही पंक्तियां लिखी थीं। उन्होंने उन पंक्तियों पर तुरंत नज़र दौड़ाई। माँ, तुमने कई बार मेरी घर गृहस्थी के बारे में सवाल किया, लेकिन मैं इसलिए कुछ भी नहीं बोली कि अगर तुम्हें पता चल जाए तो तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। माँ, हम धोखा खा चुके हैं। वो शराबी हैं, जब भी पीकर घर आते हैं मुझसे झगड़ा करते हैं। कल रात उन्होंने मुझ पर हाथ भी उठाया। अब मैं इस नरक में एक पल भी नहीं रह पाऊंगी। इसलिए सोचा कि इस दुनिया से विदा लेने से पहले तुम्हारे सामने अपना दिल खोलूं, तुमसे भी आज्ञा ले लूं। मुझे माफ़ करो माँ, ये मेरी आखिरी चिट्ठी है। मैं हमेशा हमेशा के लिए चली जा रही हूँ, दूर, इस दुनिया से बहुत दूर। तुम्हारी समीरा। पद्मजा को लगा मानो उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। ऐसा लगा मानो एक भूचाल आया और वो मलबे के नीचे धंसती जा रही है। क्या ये सच है? उनके दिल ने खुद से सवाल पूछा, क्योंकि समीरा के लिए जब ये रिश्ता पक्का हुआ था तो वो कितनी खुश थी। समीरा तो फूली ना समाई, लेकिन ऐसा कैसे हो गया? अतीत की बातें सोचकर पद्मजा का मन बोझिल हो गया। उनकी आंखें डबडबाने लगीं। वह फिर सोचने लगी कि इस वक्त घर पर मैं अकेली हूँ, अब मैं कैसे जाऊँ? ट्रेन या बस से जाने पर तो कम से कम 5-6 घंटे लग जाएंगे। तभी उनके दिमाग में एक उपाय कौंध गया और तुरंत उन्होंने अपने पति के मित्र केशव राव का नंबर मिलाया। भैया, मुझे फ़ौरन आपकी गाड़ी चाहिए। मुझे अभी अभी खबर मिली है कि समीरा की हालत बहुत ख़राब है। आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। केशव राव ने तुरंत ड्राइवर सहित अपनी गाड़ी भेज दी। गाड़ी में बैठते ही पद्मजा ने ड्राइवर से कहा, भैया जरा तेज चलाना गाड़ी। गाड़ी नेशनल हाईवे पर दौड़ रही थी। पीछे वाली सीट पर बैठी पद्मजा का मन बेचैन था। रह रह कर उन्हें अपनी बेटी समीरा की लाश आंखों के सामने प्रत्यक्ष सी होने लगती। कार की रफ्तार के साथ पद्मजा के विचार भी दौड़ रहे थे। उनका अतीत चलचित्र की भांति आंखों के सामने साकार होने लगा। पद्मजा, तेरे मुंह में घी शक्कर ले। लड़के वालों से चिट्ठी मिल गई है, उनको तो तू पसंद आ गई। सावित्री अम्मा का मन खुशी से नाच उठा। माँ, मैं कई बार तुमसे कह चुकी हूँ कि ये रिश्ता मुझे पसंद नहीं है। मैंने शशिधर से प्यार किया है, बस उसी से शादी करूँगी, वरना। पद्मजा की आवाज़ में दृढ़ता थी। चुप, ये क्या बक रही है तू? अगर कोई सुन लेता तो हम एक तो ये रिश्ता खो बैठेंगे और दूसरे तू जिंदगी भर कुंवारी बैठी रहेगी। मुझे सब पता है, शशिधर से तेरी जोड़ी नहीं बनेगी। वो तेरे लायक नहीं है। हम तेरे माँ बाप हैं, तुझसे ज़्यादा हमें तेरी भलाई की चिंता है। हम तेरे दुश्मन थोड़े ही हैं। कहती हुई माँ सावित्री गुस्से से वहाँ चली गई। माँ की बातों का असर पद्मजा पर बिल्कुल नहीं पड़ा, उल्टे उसका क्रोध दुगना हो गया। वह सोचने लगी कि वह माँ नहीं है और वह बाप नहीं, जो अपनी संतान की पसंद नापसंद को समझे। वैसे
पद्मजा शुरू से ही तुनक मिजाज थी। उससे जोश में ज़्यादा होश नहीं रहता। जब भी कोई ऐसी घटना हो जाती तो उसके मन में खिलाफत हो जाती। तुरंत वह आपे से बाहर हो जाती। वह अगले पल अपने कमरे में जाकर अंदर से दरवाज़ा बंद कर देती और पिता की नींद की गोलियां मुट्ठी भर लेकर निगल भी लेती। सावित्री अम्मा बेटी पद्मजा का स्वभाव अच्छी तरह से जानती थी। इससे पहले भी एक बार मेडिकल में सीट न मिलने पर उसने ब्लेड से अपनी नस काट दी। नतीजा यह हुआ कि उसकी जान आफत में पड़ गई। इसी वजह से सावित्री अम्मा अपनी बेटी के व्यवहार पर नज़र गड़ाए बैठी थी। बेटी के अपने कमरे में घुसते ही उसने एक खबर पति के कान में डाल दी। पति पत्नी दोनों के बार बार बुलाने पर भी वह बाहर न आई। लाचार होकर पति पत्नी ने दरवाज़ा तोड़ दिया और पद्मजा को अस्पताल में दाखिल कर दिया। पद्मा, ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हारी मूर्खता रोज रोज बढ़ती जा रही है। पढ़ी लिखी होकर तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। संपत बड़ी बेचैनी से पत्नी पद्मजा से बोला। पद्मजा एकदम बिगड़ गई। हाँ, पढ़ी लिखी होने की वजह से ही मैं आपसे पूछ रही हूँ। मेरे साथ अन्याय हो तो मैं क्यों बर्दाश्त करूँ, और कैसे बर्दाश्त करूँ? मैं पुराण युग की भोली अबला थोड़े ही हूँ कि आप अपनी मनमानी करते रहें, बाहर गुलछर्रे उड़ाएं, ऐश करें और मैं चुपचाप देखती रहूं। आप कभी ये नहीं समझना कि मैं सीता सावित्री के सम जमाने की हूँ और आपकी हर भूल को माफ़ कर दूंगी। आखिर मैंने क्या भूल की है? क्या अपने पति पर सिर्फ अपना ही हक मानना अपराध है? दूसरी महिलाओं से नाता जोड़ना, उनके चारों ओर चक्कर काटना, तो क्या मैं चुपचाप देखती रहूं? वैसे पूछना गलत नहीं हो सकता, लेकिन मैंने वैसा किया कब था? ये सब तेरे वहम है दिमाग का। तेरे दिमाग पर शक का भूत सवार है। वह उठते बैठते, किसी के साथ मिलते, बात करते मेरा पीछा कर रहा है। तेरी राय में मेरी कोई लेडी स्टेनो है ही नहीं। मेरे दोस्तों के बीवियों से भी मुझे बात नहीं करनी चाहिए, है ना? ऐसा मैंने थोड़े ही कहा है। जो कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा और कानों से सुना वही तो बता रही हूँ। सच्चाई क्या है मैं जानती हूँ। आपके इस तरह चिल्लाने से सच्चाई दब नहीं सकती। छी, बहुत हो गया। ये घर रोज रोज नरक बनता जा रहा है। न सुख है न शांति। चिढ़ता हुआ संपत बाहर चला गया। पद्मजा रोती बिलखती बिस्तर पर लेट गई। पद्मजा रोज की तरह उस दिन भी बाजार गई और वह सब्जी खरीद रही थी कि सामने एक ऐसा नज़ारा दिखाई पड़ा कि वह फौरन पीछे मुड़ी और बिना कुछ खरीदे ही घर लौट गई। संपत स्कूटर पर कहीं जा रहा था और पीछे कोई खूबसूरत लड़की बैठी थी। दोनों अपनी दुनिया में मस्त थे, आपस में बातें करते हुए, हंसते हुए लोटपोट हो रहे थे। बस इसी दृश्य ने पद्मजा को उत्तेजित, पागल और बेचैन कर दिया। आते ही पद्मजा ने प्लास्टिक की थैली एक कोने में फेंक दी और सीधा रसोई घर में घुस गई। अलमारी से केरोसिन का डिब्बा उठाकर उसने शरीर पर सारा तेल उड़ेल लिया। बस अब तीली जलाकर आत्महत्या करने ही वाली थी कि बाहर स्कूटर की आवाज़ सुनाई दी। पद्मजा का क्रोध मानो सातवें आसमान पर चढ़ गया। उसके मन में ईर्ष्या ने ज्वालामुखी का रूप धारण कर लिया। अब मुझे मर ही जाना चाहिए। जीवन भर उसे 8-8 आंसू बहाते तड़प तड़प कर रहना चाहिए। पद्मजा का दिमाग ऐसे विचारों से भर गया। संपत को घर में कदम रखते ही मिट्टी के तेल जैसी किसी चीज़ के जलने की गंध आ गई। रसोई में झांक कर देखा तो ज्वालाओं में घिरी पद्मजा दिखाई पड़ी। संपत हक्का बक्का रह गया। वह जोश में आकर रसोई का दरवाज़ा पीटने लगा और पद्मजा को बार बार पुकार रहा था। अंत में दरवाज़ा टूट गया। 40% जली पद्मजा अस्पताल में भर्ती कराई गई। फिर बड़ी मुश्किल से वह बच पाई। पद्मजा को जब यह पता चला कि उस दिन संपत के साथ स्कूटर के पीछे बैठी लड़की और कोई नहीं, संपत के ताऊ की बेटी थी, बस पद्मजा का मन पश्चाताप से भर गया। उसे अपनी गलती महसूस हुई। पद्मजा में अपने प्रति ग्लानि तब और बढ़ गई जब पति ने इलाज के दौरान जी तोड़कर सेवा की। उसे बड़ी शर्म महसूस हुई और अपनी जल्दबाजी, मूर्खता पर स्वयं को कोसने लगी। दौड़ती कार के अचानक रुकते ही पद्मजा वर्तमान में आ गई। अतीत के सारे चलचित्र ओझल हो गए। गाड़ी क्यों रोकी भैया? उसने ड्राइवर से पूछा। माँ जी, यहाँ एक छोटा होटल है, सोचा आप थक गई होंगी, प्यास भी लग गई होगी, क्या मैं आपके लिए थोड़ा ठंडा पानी ले आऊँ? नहीं भैया, इस समय मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे वहाँ फ़ौरन पहुँचना है, वरना
इतना कहते कहते ही पद्मजा का गला भर गया। उस समय केवल समीरा ही उनके दिलो दिमाग पर छाई हुई थी। पद्मजा पीछे सीट की तरफ झुक गई। खिड़की के नीचे शीशे कर देने से ठंडी हवा के झोंके भीतर आकर मानो उसकी थकावट दूर करते हुए सांत्वना भी दे रहे थे। बस उसने अपनी आंखें मूंद लीं। गाड़ी अचानक ब्रेक के कारण एक झटके के साथ रुकी तो पद्मजा एकदम सामने वाली सीट पर जा गिरी। तभी उसकी आंख खुल गई। वो एकदम उछल पड़ी, चारों ओर नज़र दौड़ाई। स्थिति सामान्य देखकर वह बोली, सत्यम, अचानक गाड़ी क्यों रोक दी तूने? आप नींद में चीख उठी तो मैं डर गया कि आपके साथ कोई अनहोनी तो नहीं हुई। उसने अपनी सफाई दी। कार शहर में पहुंच गई थी और रामनगर मोहल्ले की तरफ जाने लगी। पद्मजा मन ही मन सोचने लगी कि उसकी बिटिया सही सलामत रहे, लेकिन जैसा उसके मन में डर था, पद्मजा ने वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं पाया। वातावरण एकदम शांत था। गाड़ी के रुकते ही वह दरवाज़ा खोलकर झट से कूदी और भीतर की तरफ दौड़ पड़ी। घर के भीतर खामोशी फैली हुई थी। सहमी हुई पद्मजा ने भीतर कदम रखा कि उसे ये बातें सुनाई पड़ी। समीरा बोल रही थी। बेटी की आवाज़ सुन पद्मजा के सूखे दिल में मानो शीतल वर्षा हुई। आपने क्यों बचा लिया मुझे? एक पल और बीतता तो मैं फांसी के फंदे पे झूल जाती और इस माहौल से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाता। समीरा, ये आवाज़ पद्मजा के दामाद की थी। मैंने ये बिल्कुल नहीं सोचा कि तुम इतनी सेंसिटिव हो। अरे पति पत्नी के बीच झड़प हो जाती है, झगड़े भी हो जाते हैं। क्या इतनी छोटी सी बात के लिए मर जाएंगे? समीरा, मैं तुमको दिल से चाहता हूँ। क्या तुम ये नहीं जानती कि मैं तुम्हारे बिना एक पल नहीं रह सकता? आप जानते हैं मुझे शराबियों से सख्त नफरत है, फिर भी आप। समीरा, मैं शराबी थोड़े ही हूँ। तुम्हारा ये सोचना गलत है कि मैं हमेशा पीता रहता हूँ, लेकिन कभी कभी पार्टियों में दोस्तों का मन रखने के लिए थोड़ा पीता हूँ। ये तो सच है कि परसों रात मैंने थोड़ी सी शराब पी थी, लेकिन तुमने जोश में आकर भला बुरा कहा, मेरा मजाक उड़ाया, मेरी बेइज्जती की और मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सका। तुम पर अनजाने में हाथ उठाया, उसके लिए भी तुम मुझे जो सज़ा दोगी मैं उसे भुगतने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ऐसी सज़ा तुम मत दो। इस दुनिया में तुमसे बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। तुम्हारी खातिर मैं शराब छोड़ दूंगा, प्रॉमिस, तुम्हारी कसम। लेकिन बगैर तुम्हारे ये ज़िंदगी कोई ज़िंदगी थोड़े ही है। दामाद के स्वर में अपनी बेटी के प्रति जो प्रेम, जो अपनापन था, उसे सुनकर पद्मजा मानो पिघल गईं। उनकी आंखें भर आईं। वह अपने आप को संभाल ही नहीं सकी और तुरंत दरवाजे पर दस्तक दी। कौन है? समीरा और शेखर एक साथ ही बेडरूम से बाहर आ गए। माँ को देखते ही भावुक हो समीरा दूर से ही माँ कहते हुए दौड़ आई और उनसे लिपट गई। ये क्या किया तूने बेटी? तेरी चिट्ठी देखते ही मेरी छाती फट गई। मेरी कोख में आग लगाने का ख्याल तुझे क्यों आया? ये तूने सोचा कैसे कि बगैर तेरे हम जिएंगे? माफ़ कर दो मम्मी, मैंने जोश में आकर वो चिट्ठी लिख दी। ये नहीं सोचा कि वो तुम्हें इतना सदमा पहुंचाएगी। शेखर एकदम शर्मिंदा हो गया। उसे अब तक ये नहीं पता था कि समीरा ने अपनी माँ को चिट्ठी लिखी है। उसकी नज़रें अपराध बोझ से झुक गईं। समीरा माँ का चेहरा देखकर भाप गई कि उसने चिट्ठी पढ़ने से लेकर यहाँ तक पहुँचने तक कुछ भी नहीं खाया। समीरा ने पंखा चलाया, फिर माँ और ड्राइवर को ठंडा पानी पिलाया। थोड़ी देर बाद वो गर्मा गर्म कॉफ़ी बनाकर ले आई। उसे पीने के बाद मानो पद्मजा की जान में जान आ गई। वहाँ से जाने से पहले पद्मजा बेटी को समझाते बुझाते दामाद के बारे में पूछ बैठी। समीरा, शेखर घर पर नहीं है क्या? हाँ है, उसने जवाब दिया। पद्मजा ने भाप लिया कि समीरा इस बात के लिए पछता रही है कि उसके कारण शेखर की नाक कट गई और अपनी माँ के सामने वह शर्म महसूस कर रही है। जा, उसे मेरे जाने की बात बता दे। समीरा के भीतर जाकर बताते ही शेखर बाहर आ गया। भले ही वह पद्मजा की तरफ मुंह करके खड़ा था, लेकिन नज़रें वो ज़मीन में गड़ी हुई थीं। शेखर, समीरा की तरफ से मैं माफ़ी मांगती हूँ, उसे माफ़ कर दो। शेखर विस्मित रह गया। पद्मजा अपनी बात आगे बढ़ाते हुए बोली, वह शुरू से ऐसी ही है, एकदम मेरे जैसी। बहुत भोली है, लेकिन बिल्कुल बच्चों जैसी। उसे ये भी नहीं पता कि जोश में आकर जो भी फैसला वह करेगी, उससे सिर्फ उसको नहीं बल्कि दूसरों को भी दुख होता है। समीरा और शेखर दोनों पद्मजा की बातें सुनकर चौंक पड़े। बेटी, तू पूछती थी ना
मेरे शरीर पर ये धब्बे क्या हैं? ये घाव के निशान हैं जो जल जाने के कारण हुए। मैंने तुझे ये कभी नहीं बताया, ये कैसे हुआ? मैं सोचती थी अगर बता दूं तो मेरे व्यक्तित्व पर कलंक लग जाएगा और मैं तेरी नज़र में गिर भी सकती हूँ, इसलिए मैं तुझसे झूठ बोलती आई। पर बेटी, अब मैं पछता रही हूँ कि मैंने ये पहले तुझसे क्यों नहीं कहा। कालक्रम में मेरा ये भ्रम दूर होता गया और ये पता चला कि ज़िंदगी कितनी अनमोल है। शेखर, जो पहली बार अपनी सासू माँ के जीवन संबंधी नई बातें सुन रहा था, विस्मित हो गया। समीरा की भी लगभग यही हालत थी। वह पद्मजा आगे बताने लगी, दरअसल मौत किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। मौत से मतलब जिंदगी से डरकर भाग जाना है, समस्याओं और चुनौतियों से मुंह मोड़ लेना है। ये तो कायरों के लक्षण है। कमज़ोर दिल वाले ही खुदकुशी की बात सोचते हैं बेटी। बहादुर लोग तो जीवन में एक ही बार मरते हैं। दोनों ठंडे दिमाग से अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढो। चलिए, अगर मैं ऐसे ही बोलती रहूँगी तो इसका कोई अंत नहीं होगा। जिंदगी तो जिंदगी ही होती है। बेटी दामाद से अलविदा कहकर जाने को वह तैयार हो गई। पद्मजा के ओझल हो जाने तक वे दोनों उन्हें वहीं खड़े खड़े देखते रहे। उनके चले जाने के बाद जिंदगी के बारे में उन्होंने जो कहा, उसका सार उन दोनों के दिलो दिमाग में भर गया। जैसे हर यात्रा की एक मंजिल होती है, उसी तरह हर जिंदगी का भी एक मकसद होता है, एक लक्ष्य रहता है। यात्रा में थोड़ी सी थकावट महसूस होने पर जहाँ चाहे वहाँ नहीं उतर जाना चाहिए। मंजिल को पाने तक हमारी ज़िंदगी का सफ़र चलता रहता है। इस प्रकार समीरा के विचार ने नया मोड़ लिया। अब तक की माँ की वेदना उसकी समझ आ गई, जिसने चारों ओर नया आलोक फैला दिया। अब वह पहले वाली समीरा नहीं, इस समीरा को तो जीवन के मूल्यों का पता चल गया था। दोस्तों, ये अंत था इस कहानी का। साथ जुड़े रहिए एक और नई कहानी के लिए। आपका साथ दीजिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके। उम्मीद करती हूँ आप ज़रूर मेरा साथ देंगे।